Hello everyone, my name is Asad Ali and you are watching Scientist Academy. So today this is lecture 5 on Introduction to University Physics, and today we are going to discuss force and Newton's laws. So let's start. Okay, so पुराने ज़माने के लोग एरिस्टोटल के दौर की बात कर रहा हूँ अराउंड आज से 2,500 से 3,000 साल पहले लोगों का ये कहना था कि बेसिकली मोशन के बारे में इनका एक अजीब व गरीब ख्याल ये था कि वो ये सोचते थे कि बस चीज़ें हमेशा जो हैं वो रुकना चाहती हैं। ठीक है, इसे एंशियंट व्यू ऑफ मोशन कहेंगे। चीज़ें हमेशा रुकना चाहेंगी अगर वो मोशन में, यानी कि ये भी आप अपनी डेली लाइफ में देखते, कोई भी चीज़ अगर आप मूव करवा देते हो तो मूव कराने के बाद अगर तो उसको फोर्स नहीं मिलती तो वो रुक जाती है। ठीक है, सो कॉमन सेंस जो था उसका उसी वर्जन को इन्होंने बेसिकली अपना व्यू बना दिया। सो दे वर थिंकिंग दैट ऑब्जेक्ट्स टेंड टू मूव स्टॉप इफ दे आर इन मोशन, यानी कि उनको मोशन के लिए लगातार फोर्स की ज़रूरत है। याद रखें, मोशन से मेरी मुराद यहाँ पे कांस्टेंट मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन की बात नहीं है, जस्ट मोशन की बात है। तो वो ये कहते थे कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप समथिंग मूविंग। सो और ये नेचुरल थिंग थी, क्योंकि अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए हमारी डेली लाइफ में फोर्स लगानी पड़ती है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज देयर, बिकॉज मोशन के दौरान देयर इज़ कॉन्टैक्ट देयर इज़ फ्रिक्शन। सो इसी वजह से उनका ये एक परसेप्शन बन चुका था जो कि सिरे से गलत है। ठीक है, तो अब कैसे गलत है वो फिर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ेंगे। और इनका कहना जो बेसिकली जो इनकी एक परसेप्शन सेट हुई थी, इनका एक रुझान बन चुका था, एक थिंकिंग बन चुकी थी, वो इस वजह से भी बनी थी कि आपकी डेली लाइफ में फ्रिक्शनलेस मोशन जो है बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही देखने को मिलती। सो फ्रिक्शनलेस मोशन जो है उस ज़माने में तो आइडियलाइज नहीं की जा सकती थी, इस वजह से उनका ये परसेप्शन बन गया। तो फिर न्यूटन ने साहब ने आके कहा कि ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है और उसने न्यूटन्स फर्स्ट ला दिया। सो मॉडर्न व्यू को हम न्यूटन्स व्यू कहते हैं। सो मॉडर्न व्यू क्या कहता है? ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट, यानी जिस हालत में ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहीं पे रहना चाहेंगे। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज मोशन, यानी फोर्स की ज़रूरत होती है कि उसकी हरकत में तब्दीली लाने के लिए, और इस हरकत के में तब्दीली के दौरान जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ऑब्जेक्ट उसको क्वालिटेटिवली हम इनर्शिया कहते हैं। सही है, सो इनर्शिया क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन है। सही है, और इसका मतलब क्या है इनर्शिया का? इनर्शिया का मतलब ये कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा रेजिस्ट करती है फोर्स की मद में, ठीक है, मोशन के दौरान। और ये भी एक कॉमन सेंस है कि इनर्शिया उस वक्त ज़्यादा होगा जब मास ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। सो बेसिकली इनर्शिया क्या है? इनर्शिया को इस तरह भी डिफाइन करते हैं, इनर्शिया इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ मास, क्वालिटेटिव description of mass, या mass is the quantitative measure of its inertia. Mass is the quantitative measure of inertia of body, यानी बॉडी में इनर्शिया ज़्यादा है तो उस क्वांटिटेटिवली हम कहेंगे कि उसका मास ज़्यादा है, इनर्शिया कम है तो मास कम है। Okay, so now what is Newton's first law? You are well familiar with this. न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो इट विल कीप मूविंग उस वक्त तक कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर इनर्शिया की डेफिनेशन छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बॉडी हमेशा रेजिस्ट करेगी, ठीक है, अपनी मोशन में, अपनी स्टेट में चेंज को आप रेजिस्ट करेगी। और ये रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? इसके इनर्शिया या इसके मास की वजह से आती है। इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसीलिए ये आपने पढ़ा कि फर्स्ट लॉ is also called law of inertia। ठीक है, ये चीज। अब
याद रखें इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं, ये वैसे बतानी चाहिए कि इनर्शियल फ्रेम्स क्या होती हैं। यानी ए से फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वेयर फर्स्ट लॉ होल्ड्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ जहां पे होल्ड करे, सही है, जहां पे फर्स्ट लॉ होल्ड करेगा वो इनर्शियल फ्रेम्स कहलाएंगे, और जहां पे फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करेगा वहां इनर्शियल फ्रेम वो नहीं कहलाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। लेट से हम एक गाड़ी की बात करते हैं, ठीक है। सो लेट से वी हैव अ कार एंड ये गाड़ी है हमारे पास, और इसके पीछे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेट्स से वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब ये गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो इसके अंदर हम एक ड्रम ले लेते हैं या एक बकेट ले लेते हैं, ठीक है। बकेट में पानी है, वाटर स्टिल रहेगा, यानी कि इस बकेट के लिए ये कार एक इनर्शियल फ्रेम रहेगा। यानी इनर्शियल फ्रेम क्यों होगा, क्योंकि ये फ्रेम खुद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कार कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रही है, और इसके ऊपर पीछे इसके ट्रॉलर में हमने एक वाटर बकेट रखी हुई जिसमें पानी भरा हुआ है, और वो स्टिल है, यानी पानी उछल नहीं रहा है, पानी में कोई टर्बुलेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बंदा वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, या ब्रेक लगाएगा या स्पीड अप करेगा। ब्रेक लगाएगा तो पानी जो है इधर गिरना शुरू करेगा, स्पिल होना शुरू हो जाएगा फॉरवर्ड ड्यू टू इट्स इनर्शिया। यानी कि गाड़ी मूव कर रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बकेट भी पानी के साथ, बकेट भी गाड़ी के साथ मूव कर रही थी। जैसे ब्रेक लगाया तो गाड़ी ने ब्रेक लगाया, बट पानी ने इनर्शिया को मेंटेन करने की कोशिश की, तो पानी इसीलिए फॉरवर्ड स्पेल हो जाएगा। और अगर गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है तो ये बैकवर्ड स्पेल हो जाएगा, बैकवर्ड स्पेल होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड अप हो रही है, वेलोसिटी अप हो रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है, तो बस ये कार या ये गाड़ी जो है इस वक्त नॉन इनर्शियल होगी। सो जब किसी फ्रेम की, जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो वो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, अदरवाइज इनर्शियल नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, पानी जहां पे था वो वहीं पे रहेगा विदाउट एनी स्पिलिंग, यानी इनर्शिया को मेंटेन करेगा। जब उस पर नेट फोर्स लग जाएगी, ब्रेकिंग मैकेनिज्म होगा या एक्सेलरेटर लगेगा या स्पीड अप होगा, तो पानी फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्पिल करेगा, तो इस वक्त अपने इनर्शिया को मेंटेन नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाट डू वी से, दिस फ्रेम इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, ठीक है। सो याद रखो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे होल्ड करता है। हमारी ज़मीन एक परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम तो नहीं है, बट टू सम अप्रॉक्सीमेशन ये इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी ज़मीन पे के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, और जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस वक्त मूव कर रही है अराउंड 30 किलोमीटर पर सेकंड। सो इसीलिए हम अर्थ के एक्सेलरेशन को फील नहीं कर सकते हैं पुश और पुल की शक्ल में ज़मीन पे बैठ के। तो ज़मीन इज टू सम अप्रॉक्सीमेशन इट इज़ अ इनर्शियल फ्रेम, सही है। सो ये फर्स्ट लॉ। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, अच्छा यानी किसी बॉडी पे नेट फोर्स नहीं लगेगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, तो ठीक है, एक फुटबॉल ले लेते हैं, इसको आपने किक किया और इसको ग्रास में आपने छोड़ दिया, ये रोल ओवर करते 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 आगे जाके कहीं जाके रुक जाएगा। अब फुटबॉल पे आपने किक नहीं की और आपको कोई इस फुटबॉल को छेड़ते हुए भी नजर नहीं आ रहा, बट स्टिल ये फुटबॉल आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस इट विल कम टू स्टॉप, ये रुक जाएगी। क्यों, जवाब है अपेरेंटली यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही, बट लिटरली यहाँ पे फोर्स लग रही है। वो कौन सी फोर्स है, एयर ड्रैग एंड फ्रिक्शन। एयर ड्रैग और फ्रिक्शन की वजह से ये रेस्ट में है, अदरवाइज अगर एयर ड्रैग और फ्रिक्शन को माइनस कर दें तो दैट विल कीप द ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग फॉर एवर, जब तक उसको कोई बैरियर का सामना ना करना पड़े, कोई एक्सटर्नल फोर्स का सामना ना करना पड़े, ठीक है। सो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन व्हेन इट कम्स टू न्यूटन फर्स्ट लॉ मोस्ट ऑफ द टाइम, सही है। तो चले आगे बढ़ते, अब हम बात करते हैं
कि ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने ये कहा कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था तब ठीक है वो अपने इनर्शिया को मेंटेन करेगा। बट व्हाट इफ इट इज एक्सेलरेटिंग, यानी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ एटलीस्ट होल्ड नहीं करेगा। उसके लिए न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया जिसे कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। So what it says whenever the net external force is applied on a body, then it will accelerate in the direction of motion, in the direction of force. Acceleration will produce in the direction of force, where the acceleration is directly proportional to force. यानी जितना जोर से आप किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसमें इतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस करना है तो फोर्स को कम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके मुकाबले में अगर वो ऑब्जेक्ट उसी फोर्स, इतनी ही फोर्स लगा के अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट्स को मूव करा रहे हैं तो हेवियर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कम होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। सो एम ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वल के बाद कांस्टेंट लगाएंगे, and that constant is 1 in SI units। तो आपको क्या मिलेगा, F is equal to mm मिल जाएगा। ठीक है, अब इस एक इक्वेशन के अंदर इस एक इक्वेशन के अंदर यहां लिखते हैं F is equal to mm में, एक ही इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स हैं, यानी तीन क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये तीनों क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट। सो इन तीनों क्वांटिटीज को कैलकुलेट एक इक्वेशन से नहीं कर सकते। आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन से एक वक्त में एक ही किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकाली जा सकती है, एट द सेम टाइम तीन की नहीं निकाली जा सकती। सो इसीलिए मैंने कहा कि एफ, एम और ए तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं जिनको अलग अलग तरीकों से नापा जा सकता है। मिसाल के तौर पर मास को हम डिफरेंट तरीके से नापेंगे, ठीक है, और एक्सेलरेशन को डिफरेंट और फोर्स को डिफरेंट। मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से नापते हैं, यानी कोई बॉडी कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज करती है वहां से उसका एक्सेलरेशन पता चला सकते हैं। इसी तरह क्वांटिटी ऑफ मैटर से ये पता चला सकते हैं कि उसमें मास कितना है। ठीक है, ओके। इसी मिसाल के तौर पे दो कारों का वजन एक कार का दुगना होगा। अगर दोनों कारें एक जैसी हैं तो दो कारों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो दूसरी कार, दोनों कारों का वजन डबल हो जाएगा सिंगल कार के मुकाबले में। तो इस तरह मास कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी स्ट्रेच स्प्रिंग की मदद से निकाला जा सकता है, या दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स निकालने तो रिपल्जन से आप निकाल सकते हो कि रिपल्जन के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो जो कि हम इस पूरे लेक्चर सीरीज में कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, फोर्स जो है, अब आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू एम में, तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स हैज गॉट द डायमेंशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो मास की डायमेंशन कैपिटल M है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 है, इसकी M है, तो लिहाजा इसकी डायमेंशन LT-2 होगी। सही है, न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट है फोर्स की, आफ्टर इन द ऑनर ऑफ न्यूटन, आइजैक न्यूटन के ऑनर में, उनके नाम पे इसका नाम न्यूटन रखा। इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी किसी बॉडी को अगर आप 1 किलोग्राम बॉडी को अगर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स 1 न्यूटन उस वक्त होगी जब उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। याद रखें, हम न्यूटन सेकंड लॉ में नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करें। ठीक है, क्योंकि फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस फिजिक्स में। ठीक है, याद रखें इस दौरान जो वर्क हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस नहीं कर रही, एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क कर रही हैं जिसकी मद में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मिसाल के तौर पे वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी के टुकड़े के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, आयनिक बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो वो फोर्सेस जो हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं। ठीक है, और वो म्यूचुअल फोर्सेस हैं जो इंटरनल है। ठीक है, तो ये इंटरनल फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ। सो कहने का मतलब ये कि समथिंग पुशिंग द वुड इज एन एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो बेसिकली पुश होगा या पुल होगा। ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। इसके मुकाबले में मॉलिक्यूल्स, एटम एक दूसरे को किस फोर्स से खींचते हैं या अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, दैट डजंट कम्स इन एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, सो रिमेंबर इधर
एफ इज इक्वल टू एम ए में जो है एफ का मतलब है टोटल एक्सटर्नल फोर्स या टोटल नेट फोर्स, ठीक है, बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है वो इसके बारे में एफ बताएगा, ठीक है। याद रखें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर व्हाटएवर इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वुड बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। तो अब क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर्स को ऐड वेक्टोरियली करते हैं बाय हेड टू टेल रूल या वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की रेजोल्यूशन से या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। सो फोर्सेस को आप इंडिविजुअली कंपोनेंट वाइज भी इसे डिस्कस कर सकते हैं, यानी तमाम फोर्सेस के सम को एक्स डायरेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं, अलग से वाई को भी ऐड कर सकते हैं, सेपरेटली भी डिस्कस करते सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ग्रेविटी एंड न्यूटन सेकंड लॉ। याद रखें ग्रेविटी मासेस पर डायरेक्ट एक्ट करती है, ग्रेविटी एक फील्ड फोर्स है। एफ इज इक्वल टू एम ए में जो फोर्स होगी वो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, ठीक है। सो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी इवन फील्ड फोर्स भी हो सकती है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्स एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ड्यू टू न्यूटन एंड डू नॉट फॉलो एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, सो मिसाल के तौर पे if you have a body of mass m experiences a force f is equal to f1 is equal to m1 g, इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 जिसका फोर्स f2 is equal to m2 g है, तो आप देख सकते हैं दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम है यहाँ। अब masses डिफरेंट होते, if masses were different then acceleration should be different, ठीक है। यहाँ पे masses डिफरेंट होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। दिस इज बेसिकली इज द आइडिया कि gravitational force is different from Newton's second law. F is equal to gm, m divided by r square is different from F is equal to ma, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फोर्सेस पे अगर आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। सो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, सो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी के केस में वट एवर इज द मास, मास डजंट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ में कहा कि मास डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि सो ग्रेविटी इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफरेंट सिंपली डिफरेंट फ्रॉम एफ इज इक्वल टू एम, ठीक है। और इसके एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस आपको पता है, गैलीलियो ने पीसा टावर के ऊपर चढ़ के जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को गिरा के ये एक फेमस फैक्ट प्रूफ किया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने की वजह से मासेस ज़्यादा हो या कम हो एक्सेलरेशन सेम होगा। सो अगर सेम हाइट से दो डिफरेंट मैसेस को गिराते हो एंड इफ़ यू इग्नोर द फोर्स ऑफ drag and other resistive forces, then they will come to ground on at the same time. Yeah, they will take the same speed, same velocity at the bottom if they are dropped from same height, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं मास एंड वेट। ओके, वेट क्या चीज़ है और मास क्या चीज़ है। आम आदमी के लिए मास और वेट इज मोर और लेस द सेम, बट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, when if you discuss these things with a physicist, then they will differentiate between mass and weight. वेट क्या चीज़ है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से ज़मीन की तरफ एवरीथिंग जो है वो अट्रैक्ट होती है, यानी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की सरफेस से पे अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, एंड दैट फोर्स इज W इज इक्वल टू mg। वेट की यूनिट न्यूटन है, न्यूटन है, जबकि यहाँ पे मास है, मास की यूनिट जो है kg है। तो आप देख सकते हैं कि मास को अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो वो W बनता है, और आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है, gm ऑफ r डिवाइडेड बाय r प्लस h। सो हाइट के साथ साथ g की वैल्यू कम होगी तो वेट कम होता जाएगा। अगर आपके पास 100 kg का ऑब्जेक्ट है तो अर्थ की सरफेस पे उसकी की वेट की वैल्यू 100 kg उसका वजन है, तो वो 1000 न्यूटन उसका वेट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड में तो वो 1000 न्यूटन से कम होता जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक मिसाल के तौर पे
ओके 1 किलो ग्रैप्स लेते हैं अर्थ के सरफेस पे, स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं तो उसका वेट जो है वो अराउंड वेट जो है फर्ज करो उसका जो भी बनता है 10 न्यूटन बनता है, तो मून पे उसका वेट 10 न्यूटन डिवाइड बाय 7 बनेगा, 10 डिवाइड बाय 7 न्यूटन बनेगा, यानी कि उसका वेट कम होगा। ठीक है, ओके। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स ए बी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ ए ऑन बी एंड फोर्स ऑफ बी ऑन ए, देन बोथ विल बी सेम बट उनकी साइन ऑपोजिट होगी। एफ ए बी एंड एफ बी आर इक्वल बट विद माइनस साइन। ठीक है, सो ये चीज़ है। ठीक है, तो सिंपली ये चीज़ हो जाएगी। ओके, और अगर आप ये कहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड नहीं करेगा तो क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ फर्स्ट कर होल्ड नहीं करता तो क्या होगा? सिंपली एफ ए बी नॉट इक्वल टू एफ बी ए होगा, तो सिंपली एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये सही नहीं होता तो फिर ऐसा होता। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 नहीं होती तो फिर ये होता। सो नेट फोर्स अगर 0 है तो इसका मतलब है कि दो फोर्सेस जो हैं एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, किसी थर्ड फोर्स को नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़। इसी तरह एक कंफ्यूजन है जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो ये कि इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल, देन व्हाई डज अ बॉडी एक्सेलरेट्स एट ऑल? तो स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर सिंपली ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ जो बॉडी है यू मस्ट कंसीडर ओनली द नेट फोर्स, यानी आपको नेट फोर्स एज्यूम करना चाहिए। मिसाल के तौर पे द अर्थ पुल्स अ स्टोन टूवर्ड्स इट, एक पत्थर जो है स्टोन को अपनी तरफ खींचता है, एंड कॉज इट टू एक्सेलरेट, और इसको एक्सेलरेट कर देता है बिकॉज देयर इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन। नेट फोर्स स्टोन पे एक्ट कर रही है। ऑन द अदर हैंड बाय थर्ड लॉ द स्टोन आल्सो पुल्स द अर्थ टुवर्ड्स इट। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। स्टोन को जमीन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, और वो इंडीड अट्रैक्ट करती है, बट एक्सेलरेशन बहुत कम होगा क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, ग्रेविटी में दो ऑब्जेक्ट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उनके दरमियान एक्सेलरेशन उसका ज़्यादा होगा जिसका मास कम होगा। इसीलिए ज़मीन हमें हमारी तरफ गिरती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम ज़मीन की तरफ गिरते हुए महसूस होते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो ज़रूरी नहीं है कि एक्शन रिएक्शन इक्वल है तो बॉडी को मूव नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्शन रिएक्शन इक्वल होने के बावजूद भी आप सिंपली यूँ लिखें, mass of earth, mass of body, distance r, f is equal to gm m डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फोर्स इक्वल है मगर क्योंकि m a इज इक्वल टू f, सो एक्सेलरेशन जिसका ज़्यादा होना है उसके लिए मास उसका कम होना चाहिए। फोर्स क्योंकि इन दोनों के दरमियान कांस्टेंट है। फोर्स ऑफ अर्थ ऑन m इज इक्वल टू फोर्स ऑफ m ऑन अर्थ विद माइनस साइन। तो यानी एक्शन रिएक्शन इक्वल होने के बावजूद भी क्योंकि स्टोन का वजन कम है, ज़मीन का वजन ज़्यादा है, तो ज़मीन की तरफ स्टोन एक्सेलरेट करेगा, स्टोन की तरफ ज़मीन एक्सेलरेट कर भी लेगी तो इतने माइन्यूट अमाउंट में करेगी जो कि नेग्लिजिबल है, आप एक्सपेरिमेंट्स में नाप भी नहीं सकते। ठीक है, इतना माइन्यूट है क्योंकि आप एक स्टोन का वजन कितना होगा 0.5 kg, जबकि अर्थ का वजन कितना है 6 × 10⁻24 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टाइम्स होंगे kg में। ठीक है, सो ये रीज़न है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर। और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं, आप कर सकते हैं। तो इस पिक्चर को आप ज़रा देख सकते हैं। सो द पिक्चर शाउन हियर makes the fairly obvious statement that action and reaction forces in these situations are equal. However, why do you feel pain if there is no net force acting on your hand? जब आपके हाथ में नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो क्यों आपका हाथ दुखता है, दर्द करता है? ठीक है, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 says 2 astronauts are in outer space connected with a rope। दो आउटर स्पेस में दो एस्ट्रोनॉट्स को आपस में जोड़ दिया है इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेटलेसनेस, यानी वो वेटलेसनेस की हालत में, यानी सिंपली फ्री फॉल है। और ईच पुल्स वन एंड ऑफ अ रोप विद हिज हैंड
एक दूसरे को की तरफ रस्सी से एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। डिस्क्राइब व्हाट विल हैपन एज टाइम गोज ऑन, तो जब ये एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या होगा वक्त के साथ साथ। सो ये भी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन ऑन इन द कमेंट सेक्शन, और इसके जवाबात भी मैं आपको साथ साथ जवाब, अगर आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो रेक्टिफाई करके जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 says add together the forces F1 is equal to 3x cap plus 5y cap minus 6 minus zj cap minus z cap, ठीक है, F2 minus 2x cap minus 3y cap plus 2z cap and obtain the magnitude of resultant force। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह a cube of constant density is pushed with a pressure from one side, एक क्यूब को कांस्टेंट डेंसिटी रखता है रो, उसको एक तरफ से प्रेशर पी लगा के यानी प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया लगा के, तो क्यूब इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ लेवल सरफेस, एक बिल्कुल स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ दिया है। तो आप फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का एक्सेलरेशन निकालें एंड ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा टाइम टी में। तो याद रखें डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। वॉल्यूम क्या होगा आपको खुद पता है, ठीक है, v होगा एल क्यूब के बराबर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है और एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, यानी ये होगा। तो प्रेशर एम ए डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा, और डेंसिटी जो है मास पर यूनिट एल क्यूब है, तो मास की यूनिट होगी रो एल क्यूब, तो इसको आपने इधर पुट कर देना है। तो प्रेशर आपको मिल गया रो एल क्यूब टाइम्स एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया हमने, फिर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ लैडर, एक सीढ़ी है दैट इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट खड़ी है, एंड बोथ फोर्स फ्लोर एंड वॉल्स के दरमियान, फ्लोर और वॉल्स जो है रफ है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। तो आपने जस्ट इसका डायनामिक डायग्राम जो है फोर्स डायग्राम बनाना है, फोर्स डायग्राम बना के आपने रिप्रेजेंट करना है। सो दैट इज इट आखिरी क्वेश्चन के साथ। सो इन अबोव सिचुएशन, वही सीढ़ी वाली सिचुएशन में, सपोज अ फ्लोर एंड वॉल सडनली बिकम्स परफेक्टली स्मूथ, फ्रिक्शनलेस हो जाए, तो व्हाट विल द नेट फोर्स ऑन द लैडर बिकम, तो उस फोर्स पे नेट फोर्स कितनी होगी लैडर पे, ये बताना है, एंड उसका एक्सेलरेशन यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा एक्सेलरेशन का वो बताना है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड आई होप यू विल एंजॉय, you have enjoyed this lecture and earlier lectures, and I wish कि आप मेरे लेक्चर सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करें और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।